याद करिए जनवरी 2013 का वो वक्त जब मॉरिशस के तब के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग बिहार के एक गांव में पहुंचे थे और फूट फूट कर रो दिए थे। बिहार के गांव वाजिदपुर से उनका गहरा नाता है। नागरिक अभिनंदन के दौरान बोलते हुए वो अपने परदादा पुरयाग नोनिना को याद कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि 150 वर्ष पहले उनके परदादा पुरयाग नोनिना बिहार के वाजिदपुर गांव से मॉरिशस गए थे। मॉरिशस से आकर अपने जड़ों की तलाश करने और उससे जुड़ाव की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। 2019 में हेमानंद बद्री अपनी पत्नी के साथ मॉरिशस से पटना पहुंचे थे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने परदादा के बारे में जानकारी जुटा सकें। मॉरिशस की कहानी में भारतीय मूल के लोग इस कदर रचे बसे हुए हैं जैसे ये द्वीप उनकी मिट्टी, उनकी खुशबू और उनकी परंपराओं का ही हिस्सा बन गया हो। आज ऊंची इमारतें, विकसित हो चुकी अर्थव्यवस्था और बेहद शांत माहौल, ये मॉरिशस की तस्वीरें हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय चिन्ह है द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ मॉरिशस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ शांति, एकता, न्याय और सत्य का संदेश देता है, उसी तरह ये चिन्ह भी मॉरिशस की खूबसूरती, संघर्ष और उसके इतिहास की गवाही देता है। आइए आपको लेकर चलते हैं मॉरिशस के रोचक सफर पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉरिशस का इतिहास क्या है और भारत से उसका क्या रिश्ता है। आज वो देश कैसा है, भारतीयों के लिए वहाँ क्या क्या सहूलियतें हैं। अगर आप मॉरिशस घूमना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ की करेंसी इंडियंस को महंगी पड़ती है या सस्ती, और तो और अगर आप मॉरिशस में परमानेंट शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आइए चलते हैं भारत से 4000 किलोमीटर दूर एक छोटे से खूबसूरत द्वीप की यात्रा पर, जिसे दुनिया आज भी एक मिनी इंडिया के रूप में ही देखती है। कभी समुद्र के बीचों बीच बसा मॉरिशस बिल्कुल वीरान था। न इंसान, न खेती बाड़ी, बस जंगल और जानवर। लेकिन 1507 में पुर्तगाली नाविकों ने इसे देखा और धीरे धीरे ये द्वीप दुनिया के नक्शे पर आ गया। सबसे पहले डच यहाँ आए। उन्होंने सोचा गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ मिठास के लिए ही क्यों, इससे तो शराब भी बनाई जा सकती है। तो गन्ने का रस पका पका कर अरक नाम की शराब तैयार होने लगी। ये था मॉरिशस की गन्ना कहानी का पहला पन्ना। अरक सिर्फ एक शराब नहीं थी, बल्कि डचों के लिए मॉरिशस में आर्थिक प्रभुत्व और वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी का जरिया भी थी। यही वजह है कि डचों ने गन्ने की खेती को व्यवस्थित करना शुरू किया और इस छोटे द्वीप को दुनिया के नक्शे पर लाया। लेकिन इसकी खेती बहुत मुश्किल थी। चक्रवात भी यहाँ आते रहते थे। यहाँ कई बीमारियां भी फैलने लगी थी, जैसे मलेरिया। तो आखिरकार डच थककर 1710 में मॉरिशस को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलें। अगर आप पहली बार ट्रैवल जुनून पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस मिलते रहें। आइए बढ़ते हैं सफर में आगे। डचों के बाद आए फ्रांसीसी गवर्नर महिडिला बोर्डोने और दूसरे व्यापारियों ने ये नोटिस किया कि मॉरिशस की मिट्टी उपजाऊ है और जलवायु गन्ने के लिए अनुकूल है। फिर क्या था, उन्होंने गन्ने की खेती को उद्योग में बदल डाला। गवर्नर ने नई तकनीकें मंगवाई, मिलें बनवाई और गन्ने के खेतों को फैला दिया गया। लेकिन इतने बड़े खेतों में काम कौन करता, तो अफ्रीका और मेडागास्कर से गुलाम मंगवाए गए। 1735 में यहाँ की पूरी आबादी 838 लोगों की थी, जिसमें से 638 लोग गुलाम थे। धीरे धीरे उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। कह सकते हैं कि जहां डच नाकाम हुए वहीं पर फ्रांसीसी कामयाब हुए। अब आया 1810 का दौर। मॉरिशस फ्रांसीसियों के हाथ में था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में चल रहे नेपोलियन युद्ध ने पूरे विश्व की राजनीति को बदल डाला था। यह युद्ध 1803 से 1815 के बीच चला था। यह युद्ध मुख्य रूप से फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए। मॉरिशस उस समय सामरिक दृष्टि से बेहद अहम था, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सकता था। ब्रिटिश सेना ने 1810 में फ्रांसीसियों से मॉरिशस को छीन लिया और द्वीप पर स्थायी रूप से शासन जमाया। अब एक बड़ा बदलाव हुआ। फ्रांसीसी शासन के दौरान मॉरिशस की गन्ना खेती पूरी तरह दासों पर टिकी हुई थी। अफ्रीका और मेडागास्कर से लाए गए इन गुलामों को अमानवीय परिस्थितियों में गन्ने के खेतों में काम करना पड़ता था। अंग्रेजों ने 1810 में द्वीप पर कब्जा करने के बाद 1835 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन ये एकदम आसान फैसला नहीं था। गन्ना मालिकों ने इसका विरोध किया,
क्योंकि उनके पूरे उद्योग की रीढ़ यही दास थे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने मालिकों को भारी भरकम मुआवजा देकर दासों को आज़ाद किया। लेकिन गन्ने के खेत खाली कैसे रहते? अब तैयारी की गई गिरमिटिया मजदूरों को यहाँ लाने की, और यहीं से शुरू हुई भारत और मॉरिशस के रिश्ते की कहानी। दासों की आज़ादी के बाद गन्ना बागान खाली हो गए थे। अंग्रेजों को नए मजदूरों का इंतजाम करना पड़ा और शुरू हुआ गिरमिटिया मजदूरों का दौर। ये मजदूर मुख्य तौर पर भारत से लाए गए, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। इन्हें एक अनुबंध यानी एग्रीमेंट के तहत मॉरिशस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि वे निश्चित सालों तक काम करेंगे। 1834 से 1921 तक लगभग 5 लाख भारतीय मजदूर मॉरिशस पहुंचे। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से निकला। दरअसल भारतीय मजदूर एग्रीमेंट का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने खुद को गिरमिट मजदूर कहना शुरू किया और बाद में यही शब्द चलन में भी आ गया। इन भारतीय मजदूरों ने मॉरिशस की गन्ना अर्थव्यवस्था को नया जीवन दिया। सिर्फ खेत ही नहीं, वे अपने साथ भोजपुरी और तमिल जैसी भाषा, दिवाली और होली जैसे त्योहार, दाल और करी जैसे भारतीय व्यंजन भी ले गए और मॉरिशस की संस्कृति में एक नई पहचान घोल डाली। आज भी मॉरिशस की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इन्हीं भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों का है। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूरों का मॉरिशस जाना सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये अपने पराये, मिट्टी और रिश्तों को छोड़ने की जीवन बदल देने वाली घटना भी थी। गांव में लोग इसे डर के साथ काला पानी पार कहना कहते थे। यहाँ काला पानी का मतलब दंड से नहीं, बल्कि दूर समंदर पार जाकर अपनी पुरानी दुनिया से कट जाने से था। इसकी वजह थी रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ, महीनों तक जहाज की यात्रा, भीड़ भाड़, सीमित राशन, बीमारियाँ झेलकर मॉरिशस पहुंचे कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन्होंने जीवन भर के लिए अपना घर छोड़ दिया। गिरमिटिया मजदूरों के आने से मॉरिशस अब मिनी इंडिया या इंडिया का 8वां टापू जैसा लगने लगा, क्योंकि उन्होंने वहां भाषा, रीति रिवाज, खाने और त्योहार की परंपरा जड़ से जमा दी थी। लाखों भारतीय मॉरिशस आए। इनकी संतानें आज मॉरिशस की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। भोजपुरी, गुजराती, तमिल, थोड़े बहुत हिंदी के शब्द यहाँ की आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा हैं। दिवाली, होली, नवरात्रि और अन्य हिंदू, सिख, तमिल त्योहार खुले मन से यहाँ मनाए जाते हैं। जिस घाट पर गिरमिटिया मजदूर पहली बार मॉरिशस उतरे, आज वही अप्रवासी घाट एक पवित्र स्मारक है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये उन लाखों यात्रियों की पहचान और दर्द का प्रतीक है जिसे झेलकर वो इस धरती पर आए थे। मॉरिशस का राष्ट्रीय प्रतीक द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ मॉरिशस आज अपने इसी इतिहास और संस्कृति की कहानी बताता है। इस प्रतीक में 4 हिस्सों वाली ढाल है। इसका सबसे खास हिस्सा गन्ने का पौधा है, जो इस छोटे से द्वीप की आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाता है। ढाल के एक हिस्से में जहाज दिखता है, जो मॉरिशस की खोज और समुद्री व्यापार का प्रतीक है, जबकि दूसरी तरफ सुनहरी चाबी है, जो इसे हिंद महासागर का रणनीतिक केंद्र बनाती है। ढाल के दोनों ओर पशु और पक्षी खड़े हैं। बाईं ओर मॉरिशस का विलुप्त पक्षी डोडो और दाईं ओर सैम्बर हिरण खड़ा है, जिसके खुरों के पास गन्ने की डालें हैं। नीचे इसका लैटिन आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका हिंदी अर्थ है हिंद महासागर का सितारा और चाबी। इस प्रतीक में गन्ने को स्थान देकर मॉरिशस ने ये दिखाया है कि उसकी आज़ादी, उसकी पहचान और उसकी सभ्यता की नींव इसी फसल पर टिकी है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मॉरिशस की भाषाओं के बारे में। यहाँ की मुख्य भाषा है मॉरिशियस क्रियोल। ये मॉरिशस की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्रियोल भाषा कैसे बनी, ये भी बेहद रोचक कहानी है। जब फ्रांसीसी उपनिवेशी यहाँ आए तो वे अपने साथ अफ्रीकी दासों और मजदूरों को भी लेकर आए। अलग अलग पृष्ठभूमि और भाषाओं के लोग आपस में संवाद करने के लिए फ्रेंच बेस्ड एक आसान भाषा बनाने लगे। वही भाषा समय के साथ क्रियोल बन गई। आज लगभग मॉरिशस की 90% आबादी इसे रोज़मर्रा में बोलती है। ये भाषा फ्रेंच पर आधारित है, लेकिन इसमें अफ्रीकी, भारतीय और अंग्रेज़ी शब्द भी मिलते हैं। क्रियोल भाषा को वहाँ दिल की भाषा माना जाता है, यानी सरकारी काम अंग्रेज़ी फ्रेंच में होते हैं, लेकिन घर, परिवार और मोहल्ले में ज़्यादातर बातचीत क्रियोल में ही होती है। अंग्रेज़ी मॉरिशस की आधिकारिक भाषा मानी जाती है। संसद और सरकार के कामकाज में इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेंच भाषा शिक्षा, मीडिया और रोज़मर्रा के जीवन में बहुत मजबूत है। अखबार, टीवी, साहित्य ज़्यादातर फ्रेंच में ही है। जब 19वीं सदी में भारत से गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस पहुंचे तो वे अपने साथ भोजपुरी भाषा को भी लेकर आए। शुरू में ये मजदूर आपस में भोजपुरी बोलते थे और यही भाषा उनके गीत, लोक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में जीवित रही। धीरे धीरे दूसरी भाषाओं के साथ इसका मिश्रण हुआ, लेकिन आज भी यहाँ करीब 5 से 6 लाख लोग भोजपुरी समझते हैं और बोलते भी हैं।
होली, छठ पूजा और दिवाली पर यहाँ भोजपुरी लोकगीत गाए जाते हैं। कई पीढ़ियों के बाद भी भोजपुरी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। दोस्तों, मॉरिशस की संसद में भी कई बार भोजपुरी में भाषण दिए गए हैं। भोजपुरी को वहाँ एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। भोजपुरी के अलावा गिरमिटिया मजदूरों के साथ आई और भाषाएं भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और उर्दू। इसके साथ ही यहाँ कुछ गुजराती समुदाय भी हैं। 1960 के दशक में मॉरिशस में आज़ादी की मांग तेज हो गई। भारतीय मूल की आबादी अब वहां बहुसंख्यक हो चुकी थी, राजनीति में सक्रिय होने लगी थी। भारतीय मूल के सर शिव सागर राम गुलाम स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। आज उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। इसके बाद लंबी बातचीत, संघर्ष और आंदोलनों के बाद आखिरकार 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई। उस दिन पहली बार मॉरिशस का झंडा लहराया गया और भारतवंशी मजदूरों की संतानें इस पल की सबसे बड़ी गवाह बनी। आज़ादी के बाद मॉरिशस की अर्थव्यवस्था सिर्फ गन्ने पर टिकी थी, लेकिन धीरे धीरे देश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पर्यटन और आईटी सेक्टर में विकास किया। आज ये अफ्रीका के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। भारतीय भाषा, त्यौहार और परंपराएं अब राष्ट्रीय धरोहर हैं। दिवाली पर वहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। आज़ादी ने मॉरिशस को सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं दी, बल्कि उसकी सांस्कृतिक जड़ों को भी और मजबूत किया। आज मॉरिशस सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे गिरमिटिया मजदूरों की मेहनत और भारतीय नेताओं की प्रेरणा मिलकर एक राष्ट्र को जन्म दे सकती है। आज का मॉरिशस एक छोटा लेकिन बेहद विकसित और स्थिर राष्ट्र है, जिसकी आबादी लगभग 12.5 लाख है। कभी सिर्फ गन्ने पर आधारित अर्थव्यवस्था अब मल्टी सेक्टोरियल बन चुकी है, जिसमें टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग, पर्यटन, वित्त और आईटी सेक्टर शामिल हैं। सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट, नीला सागर और हरे भरे पहाड़ मॉरिशस को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। देश में क्रियोल, फ्रेंच, अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं जीवंत हैं और भारतीय समुदाय की संस्कृति जैसे भोजपुरी, हिंदी, तमिल और गुजराती त्योहार और लोकगीतों के माध्यम से संरक्षित हैं। दोस्तों, मॉरिशस अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजधानी पोर्ट लुइस की गलियों में आप बाजार, संग्रहालय और पुरानी फ्रेंच कॉलोनी की बिल्डिंग्स देख सकते हैं। वहीं पाम्पलुमस बोटेनिकल गार्डन दुनिया के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन्स में से एक है, जहां विशाल पानी के पौधे, दुर्लभ पेड़ और सुगंधित फूल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। दक्षिण पश्चिम में स्थित चमरेल झरना और 7 कलर्ड अर्थ प्राकृतिक चमत्कार का प्रतीक है, जिसमें ऊंचा झरना और रंग बिरंगी मिट्टी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। उत्तर में ही ग्रैंड बे मॉरिशस का सबसे लोकप्रिय बीच और टूरिस्ट हब है, जहां वाटर स्पोर्ट्स, शॉपिंग और रिजॉर्ट्स का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। दक्षिण पश्चिम में ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क है, जो हाइकिंग और एडवेंचर के लिए परफेक्ट जगह है, जहां हरियाली भरे जंगल और विलुप्त होने वाले पक्षियों की झलक मिलती है। पूर्वी तट पर छोटे छोटे द्वीप और आइल ऑफ लाइट्स पर्यटकों के लिए सूर्यास्त, समुद्र और वाटर स्पोर्ट्स का अद्भुत एक्सपीरियंस देते हैं। आखिर में मॉरिशस की विरासत को याद करते हुए डोडो संग्रहालय और स्मारक आपको विलुप्त पक्षी डोडो की कहानी और जैव विविधता की याद दिलाते हैं। बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, तो भारतीय नागरिकों को मॉरिशस जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आप 90 दिन या उससे कम की यात्रा कर रहे हैं। बस पासपोर्ट चाहिए, जो यात्रा की तारीख से कम 6 महीने तक वैध हो। एयरपोर्ट पर परमिट ऑन अराइवल दिया जाता है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न टिकट या अगले देश का टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस वीज़ा की। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। इस वीज़ा की अवधि भी 90 दिनों तक होती है। इसके डॉक्यूमेंट्स में इनविटेशन और बिजनेस से जुड़ी जानकारी ज़रूरी है। अगर कोई भारतीय मॉरिशस में स्थायी रूप से बसना चाहता है तो इसके भी कुछ तरीके हैं। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत आप मॉरिशस में निवेश करके स्थायी निवास पा सकते हैं। आमतौर पर इसमें रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश शामिल है। इसके लिए न्यूनतम राशि लगभग $3,75,000 से शुरू होती है। निवेश के बाद 5 साल में स्थायी निवास मिलने की संभावना है। आप नौकरी या कारोबार के आधार पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई मॉरिशस की किसी कंपनी में काम करता है तो वर्क परमिट मिलता है। कई सालों तक काम करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। आप यहाँ का रिटायरमेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। मॉरिशस में रिटायर्ड नॉन सिटीजन परमिट के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम मासिक आय सर्टिफाइड करनी होती है। 3 साल के लिए अनुमति मिलती है, जिसके बाद रिन्यूअल और स्थायी वीज़ा की संभावना है।
दोस्तों मॉरिशस में भारतीय मूल की बहुसंख्यक आबादी है, इसलिए किसी भी भारतीय को यहाँ भाषा और संस्कृति के स्तर पर आसानी महसूस होती है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल बोलने वाले समुदाय की वजह से यहाँ घर जैसा ही महसूस होता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, जो इसे परिवारों के लिए भी आदर्श बनाते हैं। आइए अब मॉरिशस की करेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मॉरिशियन रुपए भारतीय रुपए की तुलना में लगभग दोगुना है, मतलब एक मॉरिशियाई रुपए के लिए आपको लगभग 2 भारतीय रुपए चुकाने होंगे। एक बात और, मॉरिशस में रहने का खर्च भारत की तुलना में 64% ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मॉरिशस पर दी गई हमारी ये जानकारी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप मॉरिशस का प्लान कब कर रहे हैं और कौन कौन सी जगहें आप सबसे पहले घूमना चाहेंगे। तो घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।